तो खबर इस वक्त यह है कि 9 बजे तक उत्तर प्रदेश में 11% मतदान हो चुका है। वहीं मणिपुर में भी करीब 11% के मत पड़े हुए हैं। देखना यह है कि मणिपुर में 84% मतदान हुआ था पहले चरण में, दूसरे चरण में क्या यह प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक की खबर यह है कि 11% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की 40 सीटों पे आज आखिरी चरण में 7वें चरण पे वोट डाले जा रहे हैं। वहीं मणिपुर के दूसरे और आखिरी चरण पे वोट डाले जा रहे हैं। तो पूर्वांचल में 7वें दौर के लिए 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। मणिपुर में दूसरे दौर के लिए 22 सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है। आपको ये दिखाते हैं 5 तस्वीरें। पहली तस्वीर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की, जिन्होंने मिर्जापुर में वोट डाला। दूसरी तस्वीर वाराणसी की, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तीसरी तस्वीर जौनपुर की, जहां एसपी उम्मीदवार और मंत्री पारसनाथ यादव के वोट डाला। चौथी तस्वीर है जौनपुर की, जहां बाबुली उम्मीदवार धनंजय सिंह ने वोट डाला। आखिरी तस्वीर मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह की, जिन्होंने सुरक्षा के बीच वोट डाला। सीधे काशी का रुख कर लेते हैं। रतीश द्विवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, इस वक्त किस तरह का उत्साह मतदाताओं में दिख रहा है? राष्ट्रीय मुद्दों पे जमकर बात हुई है। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं वहां के मतदाताओं के लिए? बिल्कुल रमेश, मुद्दों की बात की जाए तो क्षेत्रीय मुद्दे ज़्यादा दिख रहे हैं। हालांकि दिखाने की कोशिश की गई कि राष्ट्रीय मुद्दे बहुत बड़े यहाँ पर बड़े तौर पे काम आएंगे, लेकिन लोग जो आकर बढ़ के निकल रहे हैं। 9 बजे तक 12% के आसपास मतदान हुआ था। कुछ देर बाद 11 बजे का भी मतदान प्रतिशत आ जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो लोग निकल रहे हैं। मुद्दा वही है, विकास के मुद्दे पर बात हो रही है। अब से कुछ देर पहले इसी पोलिंग सेंटर पर बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी आए थे और एक बुजुर्ग को मैं देख पा रहा हूँ लाठी के सहारे चल के आए हैं और लोकतंत्र को मजबूती देने आए हैं। लाठी लेकर के आए हैं, खड़े होने में दिक्कत परेशानी होती है। कुछ बुजुर्ग अभी यहाँ से गए हैं जो सहारा लेकर के आए थे लोगों से, लेकिन बावजूद इसके लोकतंत्र का ये जो महापर्व है उसको किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहते। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी शिरकत करना चाहते हैं, अपने वोट की कीमत को जानते हैं और शायद इसीलिए लाठी के सहारे भी लाइन में पिछले चुनाव के मुकाबले ये चुनाव अलग क्यों है? अगर आप किसी से पूछें, उन बुजुर्ग से ही पूछ लें। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ कई सारे लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि आप युवा हैं, पिछले चुनाव के मुकाबले ये चुनाव कितना अलग दिखता है और मुद्दों को लेकर के क्या आपके जहन में है? पिछले चुनाव की अपेक्षा लगता है कि इस बार जो है भारी संख्या में जो है मतदान यहाँ पर जो होगा। और रही मुद्दों की बात, तो बनारस इस समय जो है सबसे ज़्यादा जो त्रस्त है वो है यहाँ पर जो है सीवर का कार्य चल रहा है। प्लस जो है यहाँ पर जो है सड़कें जो है काफ़ी बर्बाद ख़राब कंडीशन में है। और प्लस जो है यहाँ पर जो है जाम से जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है। सामने कौन कौन सी समस्याएं आप देखती हैं जो बनारस में, क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर हैं, आप प्रधानमंत्री खुद इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको आप जहन में रख के आए हैं मतदान करने? यही कहेंगे कि मतलब बनारस में रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसमें सुधार किया जाए। और रोज़गार के लिए कहेंगे कि मतलब जो जिसकी भी सरकार है वो रोज़गार दें। इसकी वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि सरकार जो भी आए वो रोज़गार दे। सड़क एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़कें छोटी है, जाम एक बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग समस्या है, सीवरेज के लिए खुदा हुआ है कई जगह। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुदाई का जिक्र किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर दिक्कतें हैं, वहाँ बड़े इश्यूज़ हैं। रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है, जैसा कि अभी सामने कहा जा रहा था। भदोही का रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र मेरे सहयोगी हैं। मानवेंद्र, क्योंकि कालीन उद्योग के लिए भदोही जाना जाता है, एक बहुत बड़ा गढ़ है साहब, कालीन का एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से बड़े पैमाने पे, वहाँ की आजीविका के लिए एक बड़ा संसाधन है। यहाँ कहीं नोटबंदी की बातचीत हो रही है, नोटबंदी का असर दिखाई दे रहा है? जी देखिए, अगर कालीन उद्योग की बात करें तो शुरुआती दिनों में थोड़ा सा असर दिखाई देता था। जो छोटे कालीन उद्योग से जुड़े जो छोटे, थोड़ी मुश्किल हमारी बात थी। लेकिन फ़िलहाल अगर इस वक्त की बात की जाए तो नोटबंदी का अभी कोई असर नहीं है। लेकिन जो कालीन उद्योग की स्थिति है उससे ज़रूर लोगों को निराशा है। लोगों का कहना है कि
जो सरकार को जिस तरह से प्रोत्साहन देना चाहिए था कालीन उद्योग को, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, दुनिया भर में मशहूर है। जो भदोही का कालीन है वो दुनिया भर में मशहूर है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़े पैमाने पर। लेकिन उसको प्रोत्साहन देने के लिए अखिलेश सरकार ने एक घोषणा की थी कि यहाँ पर एक हब बनाया जाएगा, जहाँ से जो यहाँ के लोकल डीलर्स हैं, वो जो इंटरनेशनल मार्केट के कस्टमर्स हैं, उनसे सीधे डील करेंगे। उसके लिए तो देखना ये है कि जो वादे किए गए हैं उन पे कैसे अमल होता है। और वाराणसी में वोटिंग चल रही है, बड़े पैमाने पर लोग मतदान के लिए निकल कर आ रहे हैं। क्या उनके मुद्दे हैं? हमारे सहयोगी सुशांत ने कुछ मतदाताओं से बात करने की कोशिश की। आज अंतिम चरण का चुनाव है और इस अंतिम चरण के चुनाव में 7 जनपदों में 40 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। इस समय हम बनारस के कमच्छा स्थित सेंट्रल हिंदू स्कूल में मौजूद हैं, जिसे आदर्श मतदान केंद्र के रूप में भी रखा गया है। और बनारस में 127 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और सुरक्षा के भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी, आरएफ और पुलिस फोर्स और करीब 5500 होमगार्ड भी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। पर बात की जाए वाराणसी की, तो वाराणसी का इस बार का चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की साख की लड़ाई है और प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर 3 दिनों तक रहकर चुनाव प्रचार कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं, रैली कर चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस 8 सीटों में से अधिक सीटें जीतनी है, तभी उनकी साख बच पाएगी। और शायद विपक्षी भी इसलिए खास तौर पर अपनी पूरी ताकत बनारस में लगा चुके हैं। सपा गठबंधन ने रोड शो भी किया है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने भी एक बड़ी रैली की थी, जिसमें भी काफ़ी भीड़ उपस्थित थी। और देखा जाए तो बनारस की हर एक रैली में, हर एक रोड शो में भारी मात्रा में जनता ने शिरकत की है। अब ये जनता कितनी वोट में तब्दील हो पाती है किस राजनीतिक दल की तरफ, ये 11 मार्च को भी साफ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा कि इस बार जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी काशी में और उससे जुड़े आसपास के इलाकों में, ताकि संदेश बिल्कुल स्पष्ट जा सके। अब पूर्वांचल की राजनीतिक हैसियत सोचिए साहब कि 150 विधानसभाएं हैं, 32 लोकसभा सीट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 7.5 करोड़ आबादी में 4 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे रहती है। अब सवाल उठना चाहिए, जिस पूर्वांचल की इतनी बड़ी राजनीतिक हैसियत है, वो इतना पिछड़ा क्यों है? जयशंकर गुप्ता साहब, देखिए, पूर्वांचल ने एक तो इतने प्रधानमंत्री दिए, इतने मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन किसी ने उसके विकास पर ध्यान दिया नहीं। एक पिछड़ेपन का पूरा आप देखिए तो भूगोल है एक तरह से। और एक समय ऐसा था कि हमको याद है कि जब 60 के दशक में गाजीपुर से एक सांसद होते थे विश्वनाथ सिंह गहमरी, उन्होंने जब लोकसभा में कहा था कि यहाँ के लोग गुबरौला खा करके जीते हैं, आम की गुठली से रोटी बना करके खाते हैं, उससे जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके बाद पटेल कमीशन बना था, लेकिन उसके बावजूद आज क्या है? अब हमने जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक देख लिया, 8 प्रधानमंत्री साहब इस प्रदेश ने दिए। लेकिन आप देखिए कि न तो कोई वहाँ रोजगार के साधन है। एक फर्टिलाइजर कारखाना था गोरखपुर, वो भी बंद हो गया, वो कब का बंद पड़ा है। काशी और मऊ का जो आपकी चीनी मिलें बंद हो गई साहब, साड़ी उद्योग है वो कराह रहा, सिसक रहा है, चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। रोजगार का कोई, जैसे देखिए जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो कम से कम मेरे जैसे लोगों ने सार्वजनिक तौर पे बहुत प्रशंसा की थी कि अब शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलेगा। हाँ। आप देखिए कि 6 जिन इलाकों में आज चुनाव हो रहा है, मोदी जी वहीं के सांसद हैं, राजनाथ सिंह जी उसी इलाके के रहने वाले हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी वहीं के सांसद हैं, मनोज सिन्हा जी वहीं के सांसद हैं, कल्लाद मिश्रा जो स्पोर्ट्स के इंडस्ट्री के ये सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद हो क्या? गिरिजा जी, प्रधानमंत्री होने का मतलब विकास है? ऐसा कम से कम अभी तक का अनुभव तो नहीं बताता। आपने जब गिनाए अभी के 8 प्रधानमंत्री यूपी से हुए और यूपी का क्या हाल है, रायबरेली को लेकर भी हम देखते हैं कि वहाँ से सोनिया गांधी के होने या राजीव गांधी के होने के बावजूद अमेठी और रायबरेली में कितना विकास हुआ है। दरअसल विकास का जनप्रतिनिधियों से बहुत सीधा ताल्लुक नहीं होता।
कोई विधायक या मैं कह रहा हूं सांसद अगर होने आप से- अपना एमपी नहीं, और नहीं, एमएलए का फंड ही खर्च कर देंगे साहब, कुछ तो बदल जाएगा। नहीं, आप जब देखिए, बारामती ये जाकर जो देखिएगा तो तदर्थवाद शरद है ना, पवार ने इससे जो वहाँ नहीं काम बनेगा। किया है। जब विकास की बात करते हैं तो तदर्थवाद जो है कि आप थोड़ा कुछ कर दीजिए, कोई दान नहीं कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। नहीं आपको नहीं, एक वहाँ तो योजना 40% बनाकर चाहिए आपको कमीशन। काम करना होगा। एमपी लैड स्कीम में 40% से लेकर 50% हमारे सांसदों सर, और लेकिन विधायकों आप को देखिए ना, कमीशन चाहिए। 150 विधानसभा सीटें हैं। मुश्किल गिरिजा क्या जी। दरअसल देखिए कि हिंदी बेल्ट पूरा का पूरा, आप देखिए यूपी ही नहीं पूरा पूरा का हिंदी बेल्ट जो है वो विकास के पैमाने पर बहुत पिछड़ा हुआ है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाएं भी मतदान के लिए निकली हैं और जाहिर है आज जो सबसे बड़ी चर्चा इस देश में हो रही है वो है निर्भया फंड की, जो अभी तक खर्च नहीं हो पाया है। 2013 में 1000 करोड़ का एलोकेशन निर्भया फंड के लिए किया गया था, लेकिन इसका 1% अब तक खर्च हो पाया है। और गिरजा जी, एक और बात मैं देख रहा था कि जनता जरूर गरीब है पूर्वांचल की, लेकिन प्रत्याशी तो साहब सब अरबपति हैं, करोड़पति हैं साहब। 132 करोड़पति प्रत्याशी हैं। नहीं, प्रत्याशियों में अब जो है जो जिनके पास धन बल नहीं है वो तो राजनीति में रह ही नहीं सकता। आज पूर्वांचल की बात करें या किसी इलाके की बात करें, जो पैसों में अभाव में जी रहा है वो राजनीति करने की सोचता नहीं, और इनके पैसों का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नेताओं के पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच में जो उनके जो घोषणा पत्र देते हैं, संपत्ति का विवरण देते हैं, उसमें जो इजाफा होता है ये कोई पूछने को तैयार नहीं कि इजाफा किस तरह से हुआ, बिल्कुल वो सही सोच बात क्या है। बिल्कुल। और इसीलिए फिर जो चुनाव के हमारी जो व्यवस्था है, चुनाव इतना खर्चीला है, बिल्कुल। चुनाव आयोग के तमाम कोशिशों के बावजूद बिल्कुल। कि पैसे वाला ही चुनाव लड़ सकता है।